22 जनवरी 2025 शिफ्ट सेकंड पेपर सॉल्यूशंस पे अपन आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है फोर्स F इक्वल टू 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप और हमसे बोला गया कि अगर वर्क डन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 0, तो b की वैल्यू क्या होगी। b कौन सा है, ये वाला। कैसे सोल्व करेंगे, हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी होता है, जहाँ डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। 2i के साथ होगा तो ये 2 माइनस यहाँ पर करेंगे तो 2b, फिर यहाँ पर करेंगे तो -1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। ये क्वेश्चन था, इसको वर्क पावर एनर्जी मान सकते हैं, वेक्टर के अंदर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को यूनिट डायमेंशन का और बोला है कि कैपेसिटेंस की डायमेंशन बतानी है, जहां m मास है, l लेंथ है, t टाइम है और जो c है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ से हम कैपेसिटेंस को अलग कर लें तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2u, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो क्या हो गया c स्क्वायर, एनर्जी क्या होगी m1 l2 t माइनस 2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, c स्क्वायर m माइनस 1 l माइनस 2 और t प्लस 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। c स्क्वायर यहाँ दे रखा है, m की पावर -1 ये रहा, l की पावर -2 और t की पावर 2। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें अपन को गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप है कोई और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, मतलब ये क्वेश्चन हो गया EMI का। और आपसे पूछा गया है कि हम उसको कांस्टेंट स्पीड से लेके चल रहे हैं, किसको, उस लूप को। यहाँ पर फील्ड जो है वो फिक्स है, EMF का टाइम के साथ वेरिएशन जो आएगा उसका हमको ग्राफ बनाना है। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हम जानते हैं कि जैसे यहां पर आप क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिएगा। ओके, ये क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और अपन से बोला गया कि एक लूप इसमें एंटर कर रहा है, ये लूप हो गया, इसकी स्पीड क्या है, मेंटेन। तो हम जानते हैं कि अगर लूप के लिए हम लोग यहाँ पर सेल बनाएं इस वायर का तो ये क्या बन जाएगा, VBL बन जाएगा ना। V फिक्स है, B फिक्स है और इसकी लेंथ भी फिक्स है, तो इसका जो है वो सेल बन जाएगा और इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगी। लेकिन हमने देखा कि EMF जो है ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। EMF क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि EMF का जो ग्राफ आएगा टाइम के साथ, अगर हम EMF का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर EMF। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है और डाइपोल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक डाइपोल दे रखा है और पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है E0, यहां पर पोटेंशियल है V0 और आपसे पूछा गया कि आप इस पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बताओ और पोटेंशियल भी बताओ। तो पोटेंशियल तो देखते 0 बोल देंगे ना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी डायपोल के इक्विटोरियल पर जो पोटेंशियल है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो कम से कम पोटेंशियल को तो हम क्या कह सकते हैं कि 0। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है और ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये तो गए काम से। फिर अपन बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम E0 बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी 2 kp/r³ बनेगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं E डैश, और वो क्या आ जाएगा kp/r³। लेकिन r कितना है यहाँ पर 2r, तो 2r का क्या बन जाएगा ये क्यूब। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये बनेगा kp/8r³ और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू E0/2, तो ये हो जाएगा E0/16। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B जो आएगा वो E0/16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला इसका
सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है और इसमें अपन से बोला गया कि एक 100 ग्राम का कोई मास है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 60 डिग्री एंगल पर उसको हॉरिजॉन्टल से फेंका गया है। ओके, आपसे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी जो उसकी है ना उसमें कितना डिक्रीमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज हो जाएगी। बस जितनी पोटेंशियल बढ़ जाएगी उतनी डिक्रीज हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं इसकी। देखिए मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने एक पार्टिकल को यहां से फेंका, कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये पार्टिकल ऐसा ही गिरेगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी इनिशियल में और यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी फाइनल में, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां पे कम है। कई बार बच्चे बोल देते हैं जीरो है, जीरो नहीं होती टॉप पे, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही ना। तो लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज होकर आई है वो इस एनर्जी में हाइट के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी वो उसमें कन्वर्ट हो गई कुछ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आप कह सकते हैं जो डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी है ना वो किसके बराबर आ जाएगी, mgh के बराबर आ जाएगी। और mgh कैसे निकालेंगे, मास अपन गिवन है लेकिन पहले h निकाल लेते हैं। h का फॉर्मूला अपने पास में है 2u स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर 20 इंटू 20, साइन ये कितने रखा है 60 डिग्री एंगल है तो साइन 60 साइन 60 √3/2 और √3/2 अपॉन में 20, सोल्व करें कितना आ गया 15 मीटर। तो अब यहाँ डाटा पुट कर दो, 100 ग्राम कन्वर्ट इन किलोग्राम, G10 और हाइट 15, कितना आ गया 15 जूल आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 15 जूल, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एसी वाले चैप्टर से है, अल्टरनेटिंग करंट, और ये एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन हो गया। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला है, इसका मतलब रेजोनेंट कंडीशन वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि रेजोनेंट कंडीशन पर जो एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो करंट अभी फ्लो कर रही होगी वो कितनी फ्लो कर रही होगी, V0/R। और अगर हम जो रेजिस्टेंस है उसको हम ट्वाइस कर दें तो नई करंट क्या हो जाएगी, I0 V0 तो आपने चेंज किया नहीं, इसको आप 2R कर दो। तो आप क्या कह सकते हो कि जो नई करंट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, I0/2, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें ध्यान से, एक आपको लॉजिक गेट का सर्किट दे रखा है और ये क्वेश्चन जो है वो बोनस हुआ था एनटीए की आंसर की में। इसका आंसर जो है वो नोर गेट दे रखा है, बोले तो थर्ड आंसर दे रखा है, ये नोर गेट इसका आंसर दे रखा है जो कि सही नहीं है। इसमें ये बोनस हुआ था क्योंकि ये नोर गेट नहीं बन रहा है, यहाँ पर इन्होंने इसको सर्किट को कनेक्शन करने में गड़बड़ की है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे इसको सोल्व करना आसान है, आप इसमें इनपुट यहाँ से ए देंगे और यहाँ से बी बार आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है, ए बी बार आने वाला है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने भी अगेन इसमें बी दे दिया ना, बी बार सॉरी, और यहाँ से ए, तो ये भी क्या बन जाएगा, ए बी बार बन जाएगा। अब अगर हम इस आंसर को ही सही कंसिडर करें तो ये दोनों को ऐड करेगा, देखिएगा, मतलब ए बी बार प्लस ए बी बार का नोट, ये आंसर आने वाला है, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बार का बार, और अगर इसको डी मॉर्गन थ्योरम लगा के आगे सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी। ये आउटपुट आना चाहिए आंसर के हिसाब से। ओके, मतलब हमसे इस गेट के बारे में पूछा गया था और अगर इसमें हम सेटिस्फाई करवाते हैं, ए गिवन है बी गिवन है, वाई हम चेक करना चाहते हैं, अगर हम बनाएं अलग से ए बार बनाते हैं तो ये बन जाएगा 1 1 0 0, और फिर बोले बी तो बी तो गिवन है, और अगर हम ऐड करें मतलब अपन वाई निकालते हैं दोबारा से, तो ध्यान से देखिए ए बार प्लस बी, मतलब हम लोग इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो 0 + 1 1, 1 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, इसका आउटपुट ये आना चाहिए, जबकि उसने ये दे रखा है और आंसर इसको सही बोला है।
तो ये गलत हो जाएगा, मतलब बोनस है ये क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोनस में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये डाटा आपको याद रखने चाहिए, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेट करता है ये क्वेश्चन, और इसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में बोला है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटरनल एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया और मास हो गया, वो एक्सटेंसिव में आता है। प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी किस में आता है? इंटेंसिव वेरिएबल्स में आता है। मतलब इसका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4th। इसमें कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन पहली बात तो है किसका? मॉडर्न फिजिक्स का। और अपन से बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन राउंड लगाएगा तो उस पर बाहर की तरफ क्या लगेगा? mv²/r, और इनसाइड क्या लगेगा उसके ऊपर? qvb। दोनों को अगर हम इक्वेट करें, q की वैल्यू e पुट कर दूं इलेक्ट्रॉन के लिए तो evb बन जाएगा, और आप क्या कहेंगे? mv²/r। हमसे पूछा क्या गया है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए रेडियस की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, एक v से v कैंसिल कर देते हैं और यहां से आप निकाल लेते हैं पहले v, यहां से v निकाल लेते हैं। v कितना आ जाएगा? EBR/m। हम ये भी जानते हैं mvr = NH/2π होता है। यहां से हम v की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि v की जगह कितना जाएगा? EBR/m × r NH/2π। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें यहां से आराम से वैल्यू मिल जाएगी, शायद ऑप्शन नंबर 4, आंसर 4 आ जाएगा। आप इसको आगे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है? एक स्टेप में इसका आंसर आ रहा है नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है अपन को, ये है ट्रांसपेरेंट फिल्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, और ये मतलब वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो गया। इसमें अपन जानते हैं कि लगा सकते हैं 2μt = n λ। आप इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा, ये हमने कई बार ऐसे क्वेश्चंस करते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। हम इस पे लाइट डाल रहे हैं और हम इसमें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, इसे कोटिंग कर किए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी? अच्छा, मैक्सिमम के लिए इसलिए n लैम्डा लिखा है मैंने, ठीक है? तो 1 2 3 ऐसे n की वैल्यू रहेगी। ये क्या है? पाथ डिफरेंस। अब आप इसमें देखिएगा कि t जो है वो थिकनेस है किसकी? उस स्लैब की, जो इसने बोला है यहाँ पर, ये थिकनेस की बात कर रहा है ना, इसकी बात अपन कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? n λ/, ये आ जाएगा 2μ। लेकिन n की वैल्यू अपन 1 लेंगे, बिकॉज हमसे बोला है कि मिनिमम थिकनेस बतानी है। थिकनेस भी कौन सी? मिनिमम वाली बतानी है, इसलिए हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो जाएगा 1। लैम्डा गिवन है क्या? यस, 550 550 × 10 की पावर, ये है नैनोमीटर है, सॉरी यहां पर ये नैनोमीटर है nm, और यह जाएगा 2μ अपन को गिवन है 2, तो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 137.8 137.8 नैनोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो AR वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें अपन से बोला गया कि एक सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लेनेट ऑफ मास एंड रेडियस, जिसका मास 4 गुना है और जो रेडियस है वो डबल है, 2 टाइम्स है किसी प्लेनेट की, किससे? अर्थ से। तो हमसे बोला गया कि उसके टाइम पीरियड पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि जी की वैल्यू दोबारा सेम आ जाएगी ना। भाई आप खुद सोचिए कि जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस पर gm/r² होता है। अगर हम मास को 4 गुना कर दें, देखो किसी प्लेनेट के लिए बात कर रहे हैं ना, g' वो क्या कर दें? 4 गुना, तो मास की जगह क्या कर देते हैं? 4m, g 4m, और रेडियस को डबल कर दो तो 2r का स्क्वायर, तो ये दोबारा से g आ गया ना। और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में अगर लेंथ भी नहीं बदल रहे और g भी नहीं बदलेंगे
तो टाइम पीरियड क्यों बदलेगा? तो ये बात तो सही है अपनी जगह। अगर हम और आगे बढ़े तो रीजन में क्या दिया है? द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन अनचेंज एट अर्थ एंड द अदर प्लेनेट इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। सॉरी, अपन से बोला है, दोबारा से पढ़ते हैं। द मास ऑफ द पेंडुलम, मतलब पेंडुलम का जो मास है वो नहीं बदलता है। तो वो तो सीधी सी बात है, मास चाहे से अर्थ पे हो चाहे किसी प्लेनेट पे हो, मास थोड़ी बदलेगा। आपको वहां पर जी की वैल्यू बदलनी होती है। तो आप मास जो है वो, वैसे यहाँ से क्वेश्चन में जी भी नहीं बदल रहा है, लेकिन जो मास है उसको हम चेंज नहीं करेंगे दूसरे प्लेनेट पे। ये बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है ये, इसका रीजन नहीं है, क्योंकि इसको हमने अलग तरीके से समझा है और इसमें कुछ अलग बात बोली है, तो इसका ये रीजन नहीं है। इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही रीजन नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। दोनों सही है, दोनों ट्रू है, बट इसका सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि टॉर्क अपन को निकालना है, फोर्स गिवन है और पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है और ओरिजिन के अबाउट बात करनी है। तो सबसे पहले तो अगर आर वेक्टर निकालें, ओरिजिन के अबाउट बोलें, तो ये पोजीशन वेक्टर ही उसके लिए क्या बन जाएगा? आर वेक्टर बन जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फोर्स गिवन ही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि आर क्रॉस एफ, टॉर्क का फॉर्मूला। आर की वैल्यू गिवन है क्या? यस। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। जहां से हम कह सकते हैं कि जो आर है उसके आर वेक्टर से हम क्या क्या उठा सकते हैं? 1 1 और 1, और एफ क्या हो जाएगा? 2 1 और 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जैसे आ रहा है आई कैप, यहां पर हम बोलेंगे 2 और -1 माइनस जे कैप, फिर यहां पर हम इसको बोलेंगे 2 और ये -2, तो ये 0 हो जाएगा। फिर के कैप, के कैप में क्या आएगा? 1 -2, तो फाइनली आ गया आई कैप और माइनस का के कैप। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉर्क का क्वेश्चन है, आरबीडीसी क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 है अगेन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट किस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं? किसी मेटल सरफेस के ऊपर, और इसमें अपन को बोला है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन भी दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बाद में इसने इसको लैम्डा को लैम्डा बाई 2 कर दिया, तो अगर लैम्डा हाफ करेगा तो एनर्जी डबल आएगी। देखो इक्वेशन क्या बनाते हैं अपन? आने वाली एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी, ये अपन पढ़ते हैं। पहले एनर्जी ई आ रही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, वर्क फंक्शन अपन को दे रखा है 1 और ये गिवन है अपन को यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले एनर्जी आ रही थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड केस में अगर हम एनर्जी को बोले ई डैश, तो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी ना। बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे भी डबल? क्योंकि लैम्डा आपने हाफ कर दिया है। तो अब अपन दोबारा ये इक्वेशन लगाएं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई डैश, वर्क फंक्शन चेंज होगा नहीं और काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं हो जाएगी जो अपन को निकालनी भी है। तो ई डैश कितना हो जाएगा? 6, 5 वो का वो 1 ही है, और काइनेटिक एनर्जी जो न्यू है वो अपन को फाइंड आउट करनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो अपन निकाल सकते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, और इसमें क्या बोला है कि पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ओके, आप इसमें देखिए कि इसने ए पॉइंट से जो वेलोसिटी दी है, जैसे इस रस्सी की लेंथ 2 मीटर है और इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है? 10। तो मैं यहां से यहां तक लगा दूं वर्क एनर्जी थ्योरम। आप इसमें बी से सी तक भी काम कर सकते थे, ठीक है, रेशियो निकाल, उसमें मतलब बी से सी पे एनर्जी लगा सकते हैं, लेकिन ए से बी और ए से सी लगाएंगे तो दोनों को अलग अलग हम मतलब ढूंढ लेंगे बी और सी की काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं करके बताता हूं, आप लगाइए के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल और यू फाइनल, के फाइनल और यू फाइनल। ये क्या चीज है? आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ
मास को भी m लिख लेता हूँ, m इंटू 10 स्क्वायर। यू इनिशियल मैं 0 मान लेता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लेता हूँ और ये 0 पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फिर k फाइनल, जैसे मैं b पर काम कर रहा हूँ तो kb, और u फाइनल क्या बन जाएगा, अपन को ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये कितना दे रखा है 2 मीटर, ये कितना जाएगा 2 cos 30, 2 cos 30, ठीक है। cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, तो ये √3 आ जाएगा, तो पूरी 2 थी ना, तो ये फाइनली हाइट कितनी जाएगी, ये हाइट आ जाएगी 2 माइनस √3। तो हम क्या बोलेंगे, एम जी एच कितना 2 माइनस √3, ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम के बी निकाल सकते हैं, के बी, और के बी कितना जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू 10 स्क्वायर माइनस एम जी 2 माइनस √3। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो आपके सामने लिखी हुई है। ऐसे ही सेम टू सेम अपन इस ए और सी के बीच दोबारा से एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर हम सी की एनर्जी भी लिख सकते हैं। जैसे मैं करके बताता हूं, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल और यू फाइनल, ऐसा हम लिख सकते हैं। स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी वही हाफ एम इंटू 10 स्क्वायर, यू इनिशियल 0, के फाइनल एट सी पॉइंट के सी, और यू फाइनल, ये हाइट निकाल लेते हैं, ये 2, ये 30, ये 90, कितना जाएगा 60, तो ये कितना आ गया 1, और ये कितना था 2, टोटल हाइट कितनी हो गई 3, तो एम जी 3, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे के सी जो आएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 एम 10 स्क्वायर माइनस 3 एम जी, ये आ जाएगी बी और सी की काइनेटिक एनर्जी। हम लोग से पूछा गया था इन एनर्जी का रेशियो पूछा गया है बी और सी पर, तो हम कह सकते हैं कि के बी बाई के सी जो आएगा वो क्या आएगा, के बी बाई के सी आएगा 1/2 एम 10 स्क्वायर माइनस एम जी 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1/2 एम 10 स्क्वायर 3 mg, और इसको सोल्व करके अपन आंसर आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे m तो है वो कॉमन आई कट जाएगा, ये बहुत आसान है, 100 डिवाइड बाई, तो क्या बन जाएगा 50 माइनस जी के लिए 10 पुट कर दो, तो ये 10 2 माइनस √3 अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा 50 माइनस 30। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये देखो 20 बन जाएगा ना, तो ऊपर आ गया 30, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 10 √3 अपॉन में 20, ये से कट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 √3 डिवाइड बाई 2। ये जो ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 √3/2। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को गिवन है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ये एरर वाला क्वेश्चन आ गया। किसमें एरर पूछा है, डेंसिटी में, वायर के लिए बोला है। अपन क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वायर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये डेंसिटी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी में चेंज अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और डाटा पुट करें, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम 0.003 अपॉन एम, एम कितना जाएगा 0.60 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर, वो आ जाएगा 0.01 बाई आर कितना 0.50 प्लस डेल्टा एल बाई एल 0.05 अपॉन 10 इंटू में क्या आ जाएगा 100। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 5%। थर्ड आंसर इसका सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गया विस्कोसिटी का क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, अपन से क्या बोला गया कि एक स्मॉल रिजिड स्पेरिकल बॉल है, इसका मास m है, और ग्लिसरीन के अंदर उसको गिरा रहे हैं। हमसे बोला गया कि कुछ टाइम बाद में उसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। आपसे बोला गया कि अगर ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल, बॉल की डेंसिटी की आधी कर दें, तो
विस्कस फोर्स जो लग रहा है उस पर वो क्या हो जाएगा। आप जानते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2r² g डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 9 नीटा। अगर हम इसमें इस डेंसिटी को पुट कर दें डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई 2, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो ये जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, 2r² g डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा अपॉन में 9 नीटा। आप इसमें कहेंगे कि सर इसको थोड़ा और सोल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वेलोसिटी अपन को मिल जाएगी r² g डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन 9 नीटा। अब देखिए विस्कस फोर्स पूछा था, क्या होता है विस्कस फोर्स, 6 पाई नीटा rv होता है ना, इस v को यहाँ पुट कीजिएगा और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, mg/2। mg क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी, सॉलिड की, और वॉल्यूम भी सॉलिड का, कितना 4/3 पाई r3। आप देखोगे इसकी वैल्यू बनने के बाद में इसका आंसर इस तरीके से आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आगे। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आने वाला है mg/2। अगला क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है, अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि यहां से जो लिक्विड वो एंटर कर रहा है और यहां से आउट हो रहा है पॉइंट नंबर 2 से। यहां जो इसकी स्पीड है ना, एंटरिंग स्पीड जो है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन होगी यहां पर, ये देखो 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितने से आ रही है इसमें, 2 मीटर पर सेकेंड से। और ये वाली पूछी है आपसे कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड वाली वेलोसिटी पूछी है। यहाँ की रेडियस भी गिवन है और यहाँ की रेडियस भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन क्या पढ़ते हैं, a1v1 बराबर a2v2 पढ़ते हैं ना। a1 पाई r², रेडियस कितनी है 2, इसकी रेडियस आपको 2 गिवन है, देखो 2 सेंटीमीटर, तो 2²। वो वेलोसिटी कितनी है वहां की 2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों तरफ से कट जाएगा। ओके, फिर ये बन जाएगा a2 पाई 1² और v2, तो v2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 थर्मल फिजिक्स पर बेस्ड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। डायटोमिक केस की बात कर रहा है, उसके लिए आपको जो y1 दे रखा है Cp/Cv और इसमें दे रखा है y2 Cp/Cv। और अपन से बोला है कि हमें कब बात करनी है, वाइब्रेशनल मोड के अंदर बात करनी है सेकंड टाइम्स के लिए। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले केस के लिए रहेगी 5 और वाइब्रेशन मोड में कितना रहने वाली है 7। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये से ज्यादा हो जाएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। बहुत ही बेसिक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, और लेंस की कटिंग वाले क्वेश्चन जो है उस पर बेस्ड है। आपसे बोला गया कि एक लेंस है उसको हम ऐसे भी कट कर रहे हैं और ऐसे भी कट कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि एक लेंस, जैसे ये लेंस है, इसको अगर ऐसे कट कर दें तो ये पीस इतना बचेगा, या फिर मैं आपको ऐसे कहूं कि इसकी कटिंग जो है वो पहले ऐसे कर दें तो ये ऐसे दिखेगा आपको, और फिर ऐसे भी कटिंग कर दें तो ये पीस कितना सा बचेगा, ऐसे। अब अपन को पता है कि जब हम ऐसे, इसकी फोकल लेंथ अगर f है और जब हम इसके ऐसे कटिंग करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। इसकी फोकल लेंथ पूरे की f है तो इसकी भी f रहती है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट कर देते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल। इसकी फोकल लेंथ डबल हो गई है। इसके 4 हिस्से होंगे तो उसके एक हिस्से की फोकल लेंथ आएगी डबल। अगर हम पावर के बारे में बात करें तो इस लेंस की जो पावर है ना वो 4D दे रखी है आपको। तो आपसे इसकी पावर पूछी है इतने से हिस्से की, तो अगर हम बोलेंगे फोकल लेंथ डबल हो गई है तो पावर आधी हो जाएगी ना, कि पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन अपन को पता है 1/, में होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे किसका आंसर आ जाएगा 2D। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन AR वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें बोला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बोले तो वेव ऑप्टिक्स और फ्रिंज विड्थ के बारे में बोला है, ब्लू लाइट और रेड लाइट। हम जानते हैं कि विबग्योर का जो फॉर्मूला होता है ना VIBGYOR, और अपन एक ट्रिक याद भी करते हैं कि जैसे देखो इसमें लैम्डा छिपा हुआ है, यहाँ पर लैम्डा, और इसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी। हम कहते हैं कि इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है
और इधर जाने पर लैम्डा बढ़ेगा। हम बढ़ने की बात करते हैं इसलिए इधर भी इसको बढ़ता हुआ बोल दिया, उधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ता हुआ बोल दिया। ओके, अब देखिए फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा लैम्डा डी बाई डी। आप खुद सोचिए कि यहां पर जो बीटा वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, लैम्डा के। जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, जैसे रेड कलर का, उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ किसके प्रोपोर्शनल आ गई, लैम्डा। इसके हिसाब से इसमें आंसर अपन इजी वे में चूज कर सकते हैं। ओके, 21 में अपन से बोला गया कि कोई एक ट्यूब है और कंप्लीटली फिल विथ आइडियल लिक्विड ऑफ मास 2m उसका मास है। ओके, तो अगर इसको हम रोटेट करवाते हैं, जैसे एक ट्यूब है और हम इसको अगर रोटेट करवाएं, मान लेते हैं इसमें आपने लिक्विड फिल कर रखा है, हम इसको ओमेगा से घुमाने वाले हैं, इसका मास 2m है, तो सेंट्रो मास से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स हमको निकालना था, जैसे इसने बोला कि इस एंडिंग पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, लिक्विड जो बाहर जाना चाहेगा उतना फोर्स उधर लग जाएगा वापस एक्शन रिएक्शन से। तो फोर्स की किसके बराबर आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, और r क्या बन जाएगा L/2। तो ये फाइनल कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर L आ गया ना। हमको तो क्या फाइंड आउट करना था, ओमेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा आएगा वो क्या हो जाएगा, F/m/L और इसका रूट। तो इसकी जो वैल्यू है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा अपन को फाइंड आउट करना था, ठीक है। यहां पर हमने जो इसको थोड़ा गलत लिखा हुआ तो देख लेना, ठीक है। या फिर लेंथ की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ सॉरी 1 मीटर दे रखी है, गलत नहीं है, वो सही है। यहाँ पर जो लेंथ है वो 1 मीटर गिवन है, तो 1 मीटर पुट करेंगे तो आप समझदार हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन ए रीजन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं ना किसी रीजन में और उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो अपन हमेशा जानते हैं कि ये क्यू ई और क्यू ई आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्यू से क्यू कट कर देते हैं तो ई कट क्या आ गया, वी बी। पहली वाली लाइन से तो ये समझ में आता है कि इसका यूज करवा रहा होगा कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट स्पीड उसकी दी है और अपन से बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि सर्कुलर पाथ जिसकी अब सर्कुलर पाथ में घूमने लग गया है वो पार्टिकल प्रोटॉन, उसकी रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर आपको देखा है x इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो x की वैल्यू क्या होगी अगर प्रोटॉन का मास ये गिवन है तो बहुत आसान है। रेडियस सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो mv/q भी अपन खूब पढ़ते हैं। b को यहाँ से गायब कर दो, mv/q, और जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, e/v आ जाएगी। यहाँ पर हम e को अलग कर सकते हैं बच्चे, तो ये बन जाएगा mv²/qr। क्या मास अपन को गिवन है, यस 1.6 10⁻⁻27। फिर v की वैल्यू गिवन है क्या, यस 2 10⁵ का स्क्वायर अपॉन q। q की वैल्यू जो है चार्ज की वैल्यू कहां पर है, हाँ प्रोटॉन बोला है ना, तो इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो रेडियस है 2/100, इसको हम सोल्व करके इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो था वो बेस था मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन हो गया, और इसमें फोर्स बैलेंस करेंगे दोनों, कौन से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बैलेंस होंगे, और फिर R = mv/q भी लगा सकते हैं। सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। आप इसको सोल्व करके देखिएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन गिवन है उनके बीच का 10 सेंटीमीटर, चार्ज बाई डीसी करंट, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस एरिया ऑफ ए नोट। मतलब अपन से बोला है कि जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं ना, दोनों प्लेटें हैं, इनका जो एरिया है ना वो अपन को गिवन है कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इतने एरिया से जो करंट जा रही है वो अपन को गिवन है कितनी, करंट अपन को गिवन है 6 एम्पियर। ओके, अब अपन से क्या बोला कि इसमें आप इतना सा एरिया कंसीडर करो,
इतने से एरिया से कितनी करंट जा रही होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि इतने एरिया में इतनी करंट, तो वन एरिया में कितनी, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। या आप लोग जो है करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, I/A। करंट कितनी है 6 और ये कितना 16, और अपन को न्यू करंट डेंसिटी जो है वो भी अपन यहाँ कैलकुलेट करके ही कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि करंट ही निकालनी है तो करंट अपन लिख देते हैं I जो अब फ्लो करेगी इतने से एरिया से, इतने से एरिया से जो करंट फ्लो करेगी, ठीक है, वो अगर निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, J इंटू जो न्यू एरिया है अपना A' जिसको इसने दिया है कितना 3.2, तो हम कह सकते हैं 6/16 इंटू 3.2। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपस में कट जाएगा, तो ये 1.2, या फिर मैं कहूँ कि मिली एम्पियर में बताना है तो ये हो जाएगा 1200 मिली एम्पियर। ओके, इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपन को गिवन है, अगेन मैग्नेटिज्म का ही है, और दो वायर दे रखे हैं, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी। बहुत आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि एक वायर जो स्ट्रेट वायर होता है ना, उसमें अगर करंट फ्लो करते हैं तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, μ0 I/2πr, ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वजह से पॉइंट पी पर जो आएगा उसको B1 कह लेते हैं, और वो आ जाएगा μ0 I कितना है 5/2πr। 6 और 4 सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, मीटर में, ये हो जाएगा B1। ऐसे अपन B2 निकाल लेंगे, और वो कितना जाएगा μ0, करंट कितनी है 4, और ये हो जाएगा 2π, 4 सेंटीमीटर कन्वर्ट किस में कर लेंगे, मीटर में, तो ये आ जाएगा 2। दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, एक क्रॉस एक डॉट है, इसकी वजह से क्रॉस आएगा और इसकी वजह से क्या आएगा, डॉट आएगा। दोनों का नेट कर लेंगे, और नेट अपने को इसके बराबर लेके इस x की वैल्यू अपन बता पाएंगे, जिसकी वैल्यू आ रही है 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन 25, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बेसिक सा सर्किट अपन को गिवन है, लेकिन इसमें देखो बड़ी चालाकी से यहाँ पर एक कैपेसिटर एंटर कर दिया। अब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता है, तो ध्यान से देखिए, ये अगर ओपन हो जाए यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से अगर ओपन हो जाए तो ये लूप में करंट आएगी कहाँ से, मतलब इस ये लूप अलग ही हो गया ना, सेपरेट हो गया कि इस तार से करंट जाएगी तो फिर आएगी कैसे। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा ही ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से पूरा। यहाँ से रिमूव होने के बाद में हम कह सकते हैं कि ये सर्किट जो बचेगा वो इतना सा बचेगा, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट और 6 ओम। 6 और 3 को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो इसका क्या बन जाएगा 2। तो फाइनली ये डायग्राम सिर्फ इतना सा ही बचता है कि ये सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, और ये भी कितना है 2 वोल्ट। तो करंट कितनी बहेगी यहाँ से, I = 2/2, 1 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस, वैसे पेपर इजी था, बेसिक पेपर है। फॉर्मूले वगैरह अगर हम अच्छे से याद करें, थोड़ी बेसिक प्रैक्टिस अपनी होती है, तो हम क्वेश्चनों को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।